तो यूनिफॉर्म सिविल कोड एक ऐसी डिबेट जो आज की नहीं चल रही है, जब से हिंदुस्तान आजाद हुआ है तब से चलती आ रही है। रादर मैं तो बोलूंगा आपको ब्रिटिश एरा के समय से ही यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में चर्चा होती रही है। क्यों? क्योंकि व्हेन इट कम्स टू क्रिमिनल मैटर्स, उस समय तो ब्रिटिशर्स ने उसको कोडिफाई करके एक कॉमन कोड हमें दे दिया था जिसको हम आईपीसी कहते थे। लेकिन जब सिविल मैटर्स के बारे में बात आनी शुरू हुई, उस समय किसी ने भी उसको टच करने की कोशिश नहीं की। क्यों? ये सारी बातें आज हम जानेंगे कि यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है, क्या प्रॉब्लम है यूनिफॉर्म सिविल कोड में, लोग क्या कहते हैं, प्रेजेंट गवर्नमेंट क्या कह रही है, इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट का क्या टेक है, एंड व्हाई इज इट गुड फॉर इंडियन सोसाइटी, व्हाई इज इट नॉट गुड फॉर इंडियन सोसाइटी, कैसे यूनिफॉर्म सिविल कोड को लाया जा सकता है और कॉन्स्टिट्यूशन इसके बारे में क्या कहता है। ये सारी चीजें आपके एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से वेरी मच इंपॉर्टेंट। सो गाइस, वेलकम टू लॉन्चपैड आईएएस। आपके लिए हम आईएएस की तैयारी इतनी ज्यादा स्मूदन कर देते हैं, कॉन्सेप्ट्स लाके, टिप्स लाके फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे यूट्यूब चैनल पे, ताकि आपकी जो टेंशन है, आपको जो गाइडेंस की स्ट्रगल है, वो खत्म हो जाए। तो बिना टाइम खराब किए नीचे जो सब्सक्राइब वाला बटन है उसको दबा दीजिए ताकि आपको इंफॉर्मेशन और ज्यादा मिलती रहे। सो कमिंग बैक टू द टॉपिक विच इज यूनिफॉर्म सिविल कोड। यूनिफॉर्म सिविल कोड को अगर हम समझने की कोशिश करें तो आगे चलते चलते समझते जाएंगे। तो लेट मी टेल यू व्हाट इज यूनिफॉर्म सिविल कोड। सो तीन शब्द हमें नजर आ रहे हैं यहां पर यूनिफॉर्म सिविल कोड के। वो तीन शब्द क्या है? नंबर 1 इज यूनिफॉर्म, नंबर 2 इज सिविल एंड नंबर 3 इज कोड। अब यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है? यूनिफॉर्मिटी, वननेस, सेमनेस, अलाइक चीजें, मतलब एक जैसा, यूनिफॉर्म। और सिविल का मतलब क्या है? विच इज रिलेटेड टू द सिविल मैटर्स, नॉट क्रिमिनल। सो नॉन क्रिमिनल मैटर्स, सिविल मैटर्स, तो सिविल हमें नजर आता है। देन कोड क्या हो गया? इट्स अ लॉ, रूल, रेगुलेशन। जैसे कोडिफाई करना किसी चीज को, एक रूल लेना, एक लॉ लेके आना, रेगुलेशन बनाना, दैट इज व्हाट इज कोड। सो तीनों शब्द मिलके क्या बनाते हैं? यूनिफॉर्म सिविल कोड। मतलब एक कॉमन लॉ चाहिए हमें, किस मैटर में? सिविल मैटर्स में। सो आप कहेंगे सर एक देश में रह रहे हैं, रूल ऑफ लॉ तो चलता है, अंग्रेजों के समय से ही रूल ऑफ लॉ चल रहा है, तो ये अचानक आप ये क्यों कह रहे हैं कि एक लॉ नहीं है? तो आपको मुझे समझना पड़ेगा ध्यान से। मैं बोल रहा हूं सिविल मैटर्स में एक लॉ नहीं है, क्रिमिनल मैटर्स में तो है। आज अगर कोई शख्स किसी का मर्डर कर देता है, नो मैटर वो मुस्लिम है, वो सिख है, वो ईसाई है, वो हिंदू है, उसको सेम ही कोड के साथ पनिश किया जाएगा। सो आईपीसी में 302 के बारे में इसका जिक्र हुआ है कि अगर कोई मर्डर कर देगा तो क्या होगा। उसमें कोई धर्म की बात नहीं है कि अगर मुस्लिम बंदा मर्डर करेगा तो उसको सजा इस टाइप की होगी, अगर हिंदू करेगा तो इस टाइप की होगी। नो, इट्स अ कॉमन कोड, कॉमन लॉ। क्रिमिनल लॉ जो है वो एक है सभी के लिए, नो मैटर आप कौन से धर्म को बिलोंग करते हो। लेकिन व्हेन इट कम्स टू सिविल मैटर्स, उस समय हमें कॉमन लॉ देखने को नहीं मिलता है। यहां पर क्या है? अगर लेट अस से मैटर्स ऑफ मैरिज, मैटर्स ऑफ डिवोर्स, मैटर्स ऑफ इनहेरिटेंस, मैटर्स ऑफ एडॉप्शन, ये सारे चक्कर में आपने ट्रिपल तलाक का नाम सुना होगा, बहुत पॉपुलर डिबेट थी ट्रिपल तलाक को लेके। आपने पॉलीगैमी के बारे में देखा होगा, जिसमें बहुत ज्यादा मैरिजेस करना अलाउड होता है एक मर्द को। आपने इसके अलावा और बहुत मुद्दे देखे होंगे कि कैसे विमेन के प्रॉपर्टी में राइट्स हैं या नहीं है। तो ये सारी जो चीजें हैं ना, ये एक लॉ नहीं डिसाइड करता कि हमारा देश एक है तो देश के पास एक लॉ है, उसके तहत ये जी प्रॉपर्टी के राइट्स हैं मैन और विमेन के, ये जी मैरिज के रिगार्डिंग लॉज हैं, ये अडॉप्शन के रिगार्डिंग लॉज है, ये डिवोर्स के रिगार्डिंग लॉज है। नो, इसमें क्या है? हर एक धर्म का अपना अपना कोड है, अपना अपना अलग लॉ है, उसके तहत वो इसको डिसाइड करते हैं। तो स्टेट ने अभी तक एक कॉमन कोड नहीं बनाया है विद रिस्पेक्ट टू मैनेजिंग द सोसाइटी, जिसमें डाइवर्स धर्म के लोग रह रहे हैं। तो यही डिबेट है यूनिफॉर्म सिविल कोड की कि क्या सिविल मैटर्स में भी जैसे क्रिमिनल मैटर्स में कॉमन कोड है तो यहां भी आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। तो आई होप आपको यूनिफॉर्म सिविल कोड अभी तक बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि इसका मतलब क्या है। अब जैसे मुस्लिम लॉ में क्या है, तो मुस्लिम पर्सनल लॉ, शरिया लॉ के बारे में बात कर रहे हैं, तो वो बताते हैं कि मैरिज के रिगार्डिंग आपको ये लॉज गवर्न करेंगे, उनके अपने लॉज है, पर्सनल लॉज। एडॉप्शन के रिगार्डिंग ये लॉज गवर्न करेंगे, डिवोर्स के टाइम पर ये, तभी तो ट्रिपल तलाक के बारे में बात हो रही थी। तो व्हाट इज यूनिफॉर्म सिविल कोड? सो इट्स अ प्रपोजल व्हिच इज एम्ड एट रिप्लेसिंग पर्सनल लॉ। सो पर्सनल लॉज को रिप्लेस कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि पर्सनल लॉज किसके ऊपर बेस्ड है? रिलीजन के बेस्ड है, कस्टम्स के ऊपर बेस्ड है, ट्रेडिशन के ऊपर बेस्ड है। सो विद इसको रिप्लेस किस चीज के साथ करना है? विद वन कॉमन लॉ फॉर एवरीवन, इररिस्पेक्टिव वो कौन से धर्म को बिलोंग कर रहा है, कास्ट, क्रीड, सेक्सुअल ओरिएंटेशन एंड जेंडर, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक लाएंगे कॉमन लॉ, और वो जो कॉमन लॉ होगा वो सभी के लिए एक जैसा होगा, नो मैटर वो कोई धर्म को बिलोंग कर रहा है, कस्टम को, ट्रेडिशन को, कोई फर्क नहीं पड़ता है इस चीज से। इज दैट क्लियर गाइस?
So what is uniform civil code? A common code to govern the society with respect to civil matters as well. क्रिमिनल कोड तो है हमारे पास, क्रिमिनल कोड की कोई टेंशन नहीं है, लेकिन सिविल कोड की टेंशन है क्योंकि यूनिफॉर्मिटी नहीं मिलती सोसाइटी में। इसमें इसकी अच्छा आप कहोगे प्रॉब्लम क्या है सर? फिर ठीक है, अगर वो पर्सनल कर रहे हैं तो क्या दिक्कत है? दिक्कत ये है कि इसमें जस्टिस नहीं होता। सपोज कीजिए विमेन के राइट्स, एक धर्म की विमेन को राइट शायद मिल रहे हो, दूसरे धर्म की विमेन को राइट्स नहीं मिल रहे हो, उसके ऊपर उसको प्रताड़ित किया जा रहा हो, उसके ऊपर एट्रॉसिटीज कमिट की जा रही हो, तो ये सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए, संविधान को मद्देनजर रखते हुए, एंड देन इसके अलावा फंडामेंटल राइट्स को मद्देनजर रखते हुए एक कॉमन कोड लाने की जरूरत महसूस होती है। तो क्या संविधान इसके बारे में बात करता है कि कॉमन कोड लाना चाहिए? वो बात करेंगे आगे कि संविधान इसके बारे में बात करता है या नहीं करता है। तो व्हाट इज द प्रेजेंट सिनेरियो? अभी देखते हैं प्रेजेंटली वी हैव 2 सेट्स ऑफ लॉ, जैसे मैंने आपके साथ डिस्कस किया। हमारे पास पहला क्रिमिनल है, uniform for all, then we have civil based on the religion like Muslim personal law or Sharia law to decide civil matters related to property, inheritance, marriage, divorce, adoption. So this is what is civil law, which is based upon the personal law of a religion, चाहे वो मैटर मैरिज का हो, डिवोर्स का हो, अडॉप्शन का हो, प्रॉपर्टी का हो, इनहेरिटेंस का हो। सर ये मैंने पहले भी आपके साथ डिस्कस किया, तो इस पे ज्यादा टाइम नहीं लगा रहे। अब देखते हैं व्हाट इज द कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस ऑफ यूसीसी। सो इट इज मेंशन्ड इन पार्ट 4। पार्ट 4 क्या है जी? इट इज डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। हमारे संविधान में एक हिस्सा है, हमारे संविधान में एक हिस्सा है, कुछ पन्ने हैं, और वो पन्ने क्या कह रहे हैं? वो डायरेक्शन दे रहे हैं स्टेट को, सरकार को, देश को, कि जब आपको सोसाइटी को गवर्न करना है तब आपने लॉज ये सारे चीजें ध्यान में रखते हुए बनाने हैं। मतलब हम आपको गाइडेंस दे रहे हैं, डायरेक्शन दे रहे हैं, जब भी आप देश को गवर्न करेंगे तो ये डायरेक्शंस को अपने दिमाग में रखिएगा। उसमें से एक डायरेक्शन ये भी है क्या, कि देश में हमें क्या लेके आना है? यूनिफॉर्म सिविल कोड। और आर्टिकल 44 इसके बारे में बात कर रहा है। आर्टिकल 44 कहां है? हिंदुस्तान के संविधान में पार्ट 4 में। पार्ट 4 इज डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, मतलब डायरेक्शंस जो स्टेट को दी जा रही हैं कि इस देश को गवर्न करते हुए आपने ये सारी चीजों को क्या करना है? दिमाग में रखना है। सरकार के लिए डायरेक्शंस है, उसमें से एक डायरेक्शन है यूनिफॉर्म सिविल कोड लेकर आना है। सो कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस तो कहता है कि यस, इस देश को यूनिफॉर्म सिविल कोड की जरूरत है। सो आर्टिकल 44 स्टेट्स दैट स्टेट शैल एंडेवर टू सिक्योर फॉर सिटीजंस अ यूनिफॉर्म सिविल कोड थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। यही तो हमने बात की अभी। तो बट दिस पार्ट इज नॉट जस्टिशिएबल, मतलब अगर स्टेट ऐसा नहीं करती है, यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं भी लेके आते, तब भी आप स्टेट को कोर्ट नहीं लेके जा सकते कि देखो कॉन्स्टिट्यूशन में ये चीज दी गई है और स्टेट ने ये चीज नहीं मानी है। दैट मींस दिस इज नॉन जस्टिशिएबल। वेयर एज फंडामेंटल राइट्स जो है आपके, वो जस्टिशिएबल है। लेट्स से आपके साथ भेदभाव होता है, आपके साथ डिस्क्रिमिनेट करती है स्टेट, तो आप लेके जा सकते हो उनको कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 32, हाई कोर्ट अंडर आर्टिकल 226, वहां पर आप बोल सकते हो कि मेरे फंडामेंटल राइट्स वायलेट है। सो वो क्या है? जस्टिशिएबल। ये क्या है? नॉन जस्टिशिएबल, मतलब आप कोर्ट नहीं लेके जा सकते इन केस ऑफ वायलेंस। सो अब देखते हैं फियर क्या है विद रिस्पेक्ट टू यूनिफॉर्म सिविल कोड। यूनिफॉर्म सिविल कोड की जब हम बात करते हैं तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? सो माइनॉरिटीज जो हैं वो कहती हैं कि भाई संविधान में हमें रिलीजियस फ्रीडम का अधिकार है, संविधान में हमें माइनॉरिटी राइट्स भी दिए गए। आर्टिकल 29, आर्टिकल 30 माइनॉरिटी राइट्स के बारे में बात कर रहे हैं। आप ऐसे डाइवर्स नेशन में एक होमोजेनिटी क्यों लाने की कोशिश कर रहे हो? एक यूनिफॉर्मिटी क्यों लाने की कोशिश कर रहे हो? कौन सी ऐसी चीज है जो आपको फोर्स कर रही है कि इस देश को हम यूनिफॉर्म करने की कोशिश कर रहे हैं? कितने सालों से देश जो है ऐसा ही चलता आ रहा है, इसकी एकता बनी रहे, डाइवर्सिटी बनी रहे, आप क्यों तंग कर रहे हो हमें? सो ये मुस्लिम्स का ऐसा कहना है। Whereas सिर्फ मुस्लिम्स ही नहीं, ट्राइबल लोग जो है, ट्राइबल सोसाइटीज जो है, ट्राइबल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनको भी एप्रीहेंशन है। उनको एप्रीहेंशन ये है कि अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड आ जाएगा तो उनसे उनके ट्राइबल कस्टमरी राइट्स शायद ले लिए जाएंगे। तो ये सारे कंसर्न्स हैं। और कभी भी एक प्रोग्रेसिव सोसाइटी में, एक ओपन सोसाइटी में, एक लिबरल सोसाइटी में कंसेंसस बेस्ड डिसीजन लिए जाते हैं। कभी भी मेजोरिटेरियन डिसीजंस नहीं दिए जाते, मतलब मेजोरिटी के बेस पर डिसीजंस ना ही लिए जाते, ना ही लेने चाहिए। इट शुड ऑलवेज बी सभी की सहमति के साथ लिया गया डिसीजन। ऐसा एक प्रोग्रेसिव डेमोक्रेटिक सोसाइटी का माइंडसेट होता है। तो हम क्या बात कर रहे थे? माइनॉरिटी फियर्स दैट इंडिया डाइवर्सिटी एंड प्लूरलिज्म इज इन डेंजर। प्लूरलिज्म क्या होता है? ये डाइवर्सिटी की ही बात हो रही है कि प्लूरल सोसाइटी है, मल्टीपल रिलीजन के लोग, मल्टीपल कास्ट के लोग, मल्टीपल एथनिसिटी के लोग, सभी पीसफुली रहते हैं। सो ट्राइबल ऑर्गेनाइजेशन फियर्स दैट यूसीसी विल डाइल्यूट देयर ट्राइबल कस्टमरी लॉ। सो मेनी एप्रीहेंशंस आर देयर
जिसके बारे में यहां क्या की जा रही है, चर्चा की जा रही है, जो मैंने आपके साथ डिस्कस कर दी कि व्हाट आर द फियर्स विद रिस्पेक्ट टू यूसीसी। अब देखते हैं सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट क्या है विद रिलेटेड टू दिस, क्योंकि जब भी कोई प्रॉब्लम हो सोसाइटी में तो सुप्रीम कोर्ट कम्स इनटू पिक्चर और वो क्लैरिटी देता है कॉन्स्टिट्यूशन पे, वो क्लैरिटी देता है केसेस के ऊपर, वो क्लैरिटी देता है फंडामेंटल राइट्स के ऊपर, वो क्लैरिटी देता है कि सिस्टम को कैसे चलना चाहिए, चेक्स एंड बैलेंसेस मेंटेन करता है कि कहीं जो लेजिस्लेटर या पार्लियामेंट अपनी पावर्स तो नहीं क्रॉस कर रही। एनीवेज, तो सुप्रीम कोर्ट ने अपनी वेरियस जजमेंट में इंप्लीमेंटेशन ऑफ यूनिफॉर्म सिविल कोड कहा है। पहला केस है मोहम्मद अहमद खान वर्सेस शाह बानो बेगम 1985। सो मोहम्मद अहमद खान वर्सेस शाह बानो बेगम 1985। So divorced Muslim women and it demanded maintenance from her former husband. So हुआ क्या था, शाह बानो को क्या किया था, उसके हस्बैंड मोहम्मद अहमद खान ने क्या किया, डिवोर्स कर दिया। और शाह बानो ने क्या बोला, उसने बोला कि मुझे मेंटेनेंस चाहिए अपने फॉर्मर हस्बैंड से। अब फॉर्मर हस्बैंड से मेंटेनेंस लेने के लिए उसको सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा। क्यों? क्योंकि पर्सनल लॉ के अंदर उसको मेंटेनेंस देने के लिए वैसी प्रोविजंस थी ही नहीं जैसी वो डिमांड कर रही थी, जो आइडियली उसको मिलनी चाहिए थी। सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला, सुप्रीम कोर्ट ने यूनिफॉर्म सिविल कोड को इंपॉर्टेंस दी और मुस्लिम पर्सनल लॉ को इंपॉर्टेंस उस केस में नहीं दी और बोला कि शाह बानो को मेंटेनेंस बनती है। दूसरा, सरला मुडगल जजमेंट 1995 में भी कोर्ट ने बोला कि गवर्नमेंट को इंप्लीमेंट करने की आवश्यकता है यूनिफॉर्म सिविल कोड को। पोलो कुटिनो वर्सेस मारिया लुइजा वेलेंटिना पेरेरा केस में भी सेम ही जजमेंट दी गई बाय द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के स्टेट शुड ऑगमेंट इट्स एफर्ट्स, स्टेट को अपने एफर्ट्स को स्पीड अप कर देना चाहिए यूनिफॉर्म सिविल कोड के रिगार्डिंग, क्योंकि यूनिफॉर्म सिविल कोड इज समथिंग विच इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, ताकि एक कॉमन लॉ हो देश को गवर्न करने के लिए। ऐसा सुप्रीम कोर्ट भी कह रहा है, ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन भी कह रहा है, ऐसा प्रेजेंट गवर्नमेंट भी कह रही है, लेकिन लॉ कमीशन कह रहा है कि इस समय आपको यह चीज लाने की जरूरत नहीं है। सो व्हाट इज द ओपिनियन ऑफ लॉ कमीशन? तो लॉ कमीशन इज सेइंग एट दिस स्टेज इट इज नीदर नेसेसरी नॉट डिजायरेबल। तो अभी तो ना ही ये नेसेसरी है ना ही ये डिजायरेबल है, लाके आप और कॉम्प्लिकेशन ही क्रिएट करोगे। ये चीज को लाके, यूनिफॉर्म सिविल कोड को लाके आप सोसाइटी में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकते हो। तो डिस्क्रिमिनेट, हाँ, लेकिन लॉ कमीशन ये कह रहा है कि अगर मैं इतनी बात बोल रहा हूं कि आपको अभी ये लाने की जरूरत नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आई एम सेइंग कि विमेन के साथ डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिसेस होती जाएं, ह्यूमन राइट्स की वॉयलेशन हो। नो, वी आर नॉट सेइंग दैट, लॉ कमीशन का कहना है। सो लॉ कमीशन इज सेइंग कि डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिसेस, प्रेजुडाइसेस एंड स्टीरियोटाइप्स विद इन अ पर्टिकुलर रिलीजन एंड इट्स पर्सनल लॉ शुड बी स्टडीड एंड अमेंडेड। वो कह रहे हैं पर्सनल लॉ को अमेंड करने की कोशिश करो, बट अगर देश की जनता जो है वो पर्सनल लॉ के दायरे में रह के जीना चाह रही है तो उनको जीने दीजिए। इट इज डेमोक्रेसी, इट इज एक्चुअली डेमोक्रेसी, और डेमोक्रेसी में लोगों की आवाज, आवाम जो चाहती है वही होना चाहिए। हाँ, उस आवाज के अंदर वो किसी को दबा रही है आवाज, तो वो इज नॉट अलाउड। तो यहां पर भी वही बोला लॉ कमीशन ने कि अगर कुछ चीज विमेन के या किसी भी कास्ट के या किसी सेक्स के खिलाफ कुछ होने की कोशिश की जा रही है तो उसको अमेंड कर दीजिए, उसको अमेंडमेंट का प्रपोजल दीजिए, रादर देन कि आप सारा कुछ ही खत्म करके एक कॉमन कोड लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो गाइस, अभी तक कितनी इंडियन स्टेट्स ने यूनिफॉर्म सिविल कोड को अडॉप्ट किया है? तो पहला हमारे पास है जी गोवा सिविल कोड, विच इज इन फोर्स सिंस पोर्टुगीज टाइम्स। पोर्टुगीज के समय से ही ये यूनिफॉर्म सिविल कोड गोवा में चल रहा है, बट दैट कोड इज वेरी मच कॉम्प्लेक्स। वो कहने को यूनिफॉर्म सिविल कोड है, बट वो काफी चीजों में हिंदूज के अगेंस्ट चलता है। तो कॉमन कोड का तो मतलब ये होता है विच इज नॉट फेवरेबल टू एनी वन पर्टिकुलर कम्युनिटी, विच इज नॉट फेवरेबल टू एनी वन पर्टिकुलर कम्युनिटी, विच इज नॉट एडवर्स टू एनी वन पर्टिकुलर कम्युनिटी। तो वो यूनिफॉर्म सिविल कोड कहने को जरूर है, बट उसकी अपनी कॉम्प्लेक्सिटीज है, उसको समझना भी काफी कठिन है। बट एनीवे, आइडिया ऑफ यूनिफॉर्म सिविल कोड इंडिया में, गोवा में पोर्टुगीज के समय से ही चल रहा है। ऐसा भी नहीं है कि आजादी के कोई 40 साल पहले हुआ, नो, उससे भी पहले पोर्टुगीज समय की बात कर रहे हैं हम। तो उत्तराखंड गवर्नमेंट ऑन May 27 लास्ट ईयर अनाउंस डिसीजन टू इंप्लीमेंट यूनिफॉर्म सिविल कोड इन स्टेट। तो उत्तराखंड गवर्नमेंट ने भी बोला कि हम अपने देश में, अपने स्टेट में, अपने स्टेट में हम यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर आएंगे। अब गुजरात एंड असम गवर्नमेंट ने अपनी इंटेंट शो की है अब कि हम सपोर्ट करते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड को और हम जल्द यूनिफॉर्म सिविल कोड लेकर आएंगे।
तो गाइस अब तक आपको यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस पता लग गया, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट पता लगी है, क्या है यूनिफॉर्म सिविल कोड, क्या इसकी एप्रीहेंशन है, क्या इसको लगना चाहिए या नहीं लगना चाहिए, गवर्नमेंट का क्या टेक है, कौन से स्टेट्स ने यूनिफॉर्म सिविल कोड को लगा दिया है। सो मेनी डायमेंशंस हमने कवर किए हैं। अब होपफुली आपको ये सारा समझ आ गया। अब आप बताइए कि क्या इस देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। अगर आप अभी भी अपनी ओपिनियन नहीं बना पा रहे हैं तो याद रखिएगा, आपको जब भी न्यूज़पेपर में यूनिफॉर्म सिविल कोड कहीं भी दिखे तो उसको पढ़ने की कोशिश कीजिए। 4-5 आर्टिकल्स के अंदर आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो एंड रीडिंग द बेसिक्स आप परिपक्व हो जाएंगे, आप एक्सपर्ट हो जाएंगे अपना ओपिनियन देने में। एंड द ओपिनियन इज समथिंग which matters in this exam. See you guys. Thank you very much.